Assalamu alaikum class. I'm Sidra Jameel and today we will discuss the last topic from chapter number 12, that is disorders of nervous system. You people know very well कि biology में कोई भी सिस्टम पढ़ें या कोई भी फंक्शन पढ़ें, सो लास्ट में उस फंक्शन में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं या जो ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसके डिसऑर्डर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें उनकी नॉन फंक्शनैलिटी का पता नहीं होगा तब तक हम उसके फंक्शन को भी अच्छे से समझ नहीं सकेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंसानी ज़िंदगी का अलमिया है ना कि हमें कोई भी चीज़ उस वक्त तक समझ में नहीं आती जब तक कि उसकी एब्सेंस ना हो। ठीक है, सो कोई भी चीज़ जब एब्सेंट होती है तब हमें उसकी अहमियत का पता चलता है। सो इसी तरह किसी भी ऑर्गन की जब आप कह सकते हैं डिसऑर्डर सामने आता है तब हमें पता चलता है कि ये हमारी बॉडी में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा था। ठीक है, सो यहाँ पे जब हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में हमने कहा कि दो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, एक आपका नर्वस सिस्टम होता है और एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है। सो इस लेवल पे आपको नर्वस डिसऑर्डर के बारे में बताया जाएगा कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई मसला हो जाए तो कौन कौन से जो है आपके सामने डिसऑर्डर्स या डिजीजेस जो हैं वो सामने आ सकती हैं। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर विच आर डिस्कस्ड हेयर। वेस्कुलर हो सकते हैं या फिर वो फंक्शनल हो सकते हैं। सो वेस्कुलर डिसऑर्डर का मतलब ये है कि अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं ना, उन ब्लड वेसल्स में कोई मसला हो जाए तो फिर क्या चीज़ सामने आती है? पैरालिसिस। ठीक है, फालिज हो जाता है। और अगर दूसरी टाइप है फंक्शनल डिसऑर्डर की। फंक्शनल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि अगर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में जो उनका फंक्शन उनका ये है ना, नर्व इम्पल्स जनरेट करना, तो अगर नर्व इम्पल्स ही प्रॉपरली जनरेट नहीं हो रही तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये फंक्शनल डिसऑर्डर है हमारे नर्वस सिस्टम का। और इसकी एग्जांपल है एपिलेप्सी, यानी जिसको आम जुबान में हम मिर्गी बोलते हैं। ठीक है, सो अगर ब्लड वेसल्स में मसला हो जाए तो फालिज हो जाता है, और अगर नर्व इम्पल्स की प्रोडक्शन में मसला हो जाए तो फिर मिर्गी का डिसऑर्डर जो है वो सामने आता है। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या है, इनका कॉज क्या है, इनके सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, पैरालिसिस को यानी आपके पास जो फालिज है उसको अगर डिफाइन किया जाए तो हम कहते हैं पैरालिसिस इज द कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल ग्रुप्स, यानी किसी भी बॉडी पार्ट का अगर कंप्लीटली या पार्शली वो काम करना ही बंद कर दे, ठीक है, उसके एक्चुअली मसल्स ही काम करना बंद कर दें, तो इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं पैरालिसिस। ठीक है, कॉज इसका होता है कि डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मसला हो जाता है, कोई डैमेज सामने आता है। वो डैमेज किस तरह का होता है? दैट मे बी अ स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है रप्चर इन ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अभी मैंने ऊपर बताया कि अगर वेस्कुलर डिसऑर्डर है तो पैरालिसिस होगा। वेस्कुलर का मतलब ये कि ब्लड वेसल में स्ट्रोक आ गया, कोई डैमेज हो गया, यानी ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो गई किसी वजह से, तो फिर जो है पैरालिसिस हो सकता है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग इन द ब्लड वेसल, ठीक है, ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं पैरालिसिस के पीछे, यही आप कह सकते हैं रीज़न छुपा हुआ होता है कि ब्लड वेसल में जो है वो क्लॉट बन जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, फैट क्लॉट भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो प्रॉपरली रिसीव नहीं होता ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, जिसकी वजह से कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है। या इसमें रीज़न हो सकता है पॉइजन प्रोड्यूस बाय पोलियो वायरस। तो पोलियो वायरस, पोलियो के कतरे हम लोग पीते हैं ना, सब लोग पीते हैं 5 साल तक की उम्र में। सो उसमें क्या होता है कि पोलियो वायरस अगर खुदा न खास्ता किसी की बॉडी में एक्टिवेट हो जाए तो फिर वो ऐसा पॉइजन सिक्रीट करता है जो कि ब्लड वेसल्स को रप्चर कर देता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास वो मैसेज नहीं जा पाता, या ब्रेन से मैसेज उस बॉडी पार्ट तक नहीं आ पाता, तो फिर वो बॉडी पार्ट जो है वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, वो फ्लूज हो जाता है, वो मूव नहीं कर पाता कि उनके मसल ग्रुप जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास पैरालिसिस की सिम्टम्स की अगर बात करें तो पैरालिसिस थ्रू आउट his or her body or have paralysis in one side of the body। ये आपने
बहुत कॉमन देखा होगा कि किसी को अगर फालिज का अटैक होता है तो या तो खुदा न खास्ता उनकी सारी बॉडी जो है वो मफलूज हो जाती है, दे कैन नॉट इवन मूव देयर सिंगल फिंगर, ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि बॉडी की कोई एक साइड यानी लेफ्ट साइड है अगर, तो लेफ्ट बाजू और लेफ्ट टांग जो है वो मूव नहीं कर पाते, अगर राइट साइड है तो इसी तरह से राइट साइड वो मूव नहीं कर पाते। या फिर क्या होता है पैरालिसिस इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज और इन ऑल फोर लिम्स, एक्सट्रीमिटीज कहते हैं हमारे हाथों और पाँव को, ठीक है, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज का मतलब यानी पाँव में अगर ये इफेक्ट हो गया है तो दे कैन नॉट मूव देयर फीट, या फिर ऑल फोर लिम्स में, लिम्स कहते हैं हमारे बाजू और टांगों को, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पूरी बॉडी उनकी ठीक रहती है, सिर्फ बाजू, या तो बाजू नहीं मूव कर पाते या फिर टांगे नहीं मूव कर पाते, या फिर इन दोनों में से कोई एक चीज होता है कि दाई बाजू नहीं मूव कर रही है, बाई टांग मूव नहीं कर रही। सो इट डिपेंड्स अपॉन द मसल ग्रुप ऑफ दैट ऑर्गन, कौन से ऑर्गन के मसल ग्रुप जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं, वही पोर्शन जो है वो फालिज की हालत में मूवमेंट नहीं कर पाता, ठीक है। समटाइम ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा कि जुबान पे जो है वो अटैक हो जाता है फालिज का, ये फालिज का जो आप कह सकते हैं इफेक्ट होता है वो जुबान पे पड़ जाता है, तो वो फिर बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, या मुंह भी टेढ़ा हो जाता है जिसको हम लकवा कहते हैं आम जुबान में, वो भी पैरालिसिस की एक टाइप है। नेक्स्ट है हमारे पास एपिलेप्सी, जिसको हम मिर्गी बोलते हैं। इसको डिफाइन किया जाए तो एपिलेप्सी इज अ नर्वस डिसऑर्डर इन विच देयर इज एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स इन ब्रेन, यानी नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस तो हो रही हैं लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल हैं, एक्सेसिव नर्व इम्पल्स हैं, ठीक है, और एबनॉर्मल तरीके से प्रोड्यूस हो रही हैं, जिसकी वजह से जो है एपिलेप्सी सामने आता है। एपिलेप्सी में यानी मिर्गी का दौरा जो है वो पड़ जाता है। सिम्टम इसके यही है, इट कॉज अनप्रोवॉक्ड सीजर्स इन पेशेंट, ठीक है, अनप्रोवॉक्ड यानी आपको जिसको भी खुदा ना खास्ता मिर्गी का दौरा पड़ता है, सो क्या होता है कि जब भी एपिलेप्सी के पेशेंट में जब भी उसके ब्रेन से एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है नर्व इम्पल्स का, तो फिर सीजर का अटैक उन्हें होता है, यानी दौरा जो है उन्हें पड़ जाता है, जिसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, सीजर ऑफ एपिलेप्सी इज अ टेम्पररी एबनॉर्मल स्टेट ऑफ ब्रेन मार्क बाय कन्वुल्जन, यानी पूरी बॉडी जो है वो उस पर लर्जा तारी हो जाता है, कन्वुल्जन का मतलब कपकपी जो है या लर्जा जो है वो उन पर तारी हो जाता है, और वो एकदम से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपना बैलेंस अपना पॉस्चर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो गिर जाते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी जो है वो कांप रही होती है, और फिर उसके बाद उनके मुंह से समटाइम ये भी होता है कि झाग निकलना शुरू हो जाती है। ऑल ऑफ दीज आर जस्ट बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द कॉज ऑफ एपिलेप्सी। तो अगर यंगर पीपल में ऐसा हो रहा है, छोटी एज में ही हो रहा है, तो उसके पीछे कोई जेनेटिक रीज़न हो सकती है या कोई डेवलपमेंटल कॉज हो सकता है, यानी जेनेटिक का मतलब ये कि उनके आबाओ-अजदाद में अगर किसी को ऐसा इशू था तो उनमें भी लाजमी होगा, या समटाइम ऐसा होता है कि जीन्स की जब क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है तभी अच्छे से जो है वो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाती, यानी जीन में कोई चेंज आ गया है जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है, सो उस वजह से भी एपिलेप्सी हो सकता है, या फिर जब डेवलपमेंट हो रही होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान, ठीक है, यानी एम्ब्रियो से फीटस और फीटस से जब न्यू बॉर्न बेबी बन रहा होता है, तो उस सिचुएशन में अगर उनका ब्रेन जो है या स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया किसी वजह से, तब भी उनमें ये प्रॉब्लम आ सकता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एबनॉर्मल या एक्सेसिव डिस्चार्ज जो है वो कभी भी करना शुरू कर दे नर्व इम्पल्स का, जो कि सीजर अटैक की फॉर्म में सामने आएगा। अगर ओल्डर पीपल में हो रहा है दैट आर ओवर एज 40 ईयर्स, तो फिर उनमें रीजंस कुछ और हो सकते हैं, लाइक ब्रेन ट्यूमर है अगर उन्हें, तो फिर वो मिर्गी की तरफ भी उन्हें लेके जा सकता है। देन हेड ट्रामा, यानी बहुत ज़बरदस्त किस्म का सर पे जो है वो कोई ऐसी चोट आई है जिसकी वजह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये मसला हो गया है कि वो एबनॉर्मल डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया उन्होंने नर्व इम्पल्स का, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शंस अगर हो रहे हैं बार बार, ये रिक्योरेंट इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, तब भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एपिलेप्सी जो है वो क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इट इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन दैट देयर इज़ नो नॉन केयर ऑफ एपिलेप्सी, कोई भी इसका आज तक
आप कह सकते हैं एक मुस्तकिल इलाज नहीं है, बट मेडिसिन कैन कंट्रोल सीजर्स, लेकिन इसके जो अटैक हैं, जो दौरा पड़ता है, वो कंट्रोल किया जा सकता है। समटाइम ऐसा भी होता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल वे में जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं लोग, बिल्कुल नर्वस सिस्टम उनका नॉर्मल होता है, ठीक है, और चलते चलते कहीं भी किसी भी जगह पे उन्हें ये दौरा पड़ जाता है और वो कपकपाते हुए गिर जाते हैं अपनी जगह से, ठीक है। सो फिर उनकी लाइफ जो है वो ऑब्वियसली डिस्टर्ब होती है। सो इन सीजर्स को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन पेशेंट्स ऑफ एपिलेप्सी हैव टू टेक दैट मेडिसिन डेली फॉर द ट्रीटमेंट एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ सीजर। एक तरह से उसका ट्रीटमेंट ये है ना कि सीजर को कंट्रोल किया जा रहा है, तो सीजर कंट्रोल रहेंगे तो इट्स मीन उनका ब्रेन कंट्रोल रहेगा, इट्स मीन एपिलेप्सी जो है वो कंट्रोल है, ख़त्म नहीं हो सकता, कंट्रोल हो सकता है, ठीक है, लेकिन उन्हें डेली बेसिस पे ये दवाई लेनी पड़ती है। अगर कहीं भी कभी भी ये छूट जाए तो फिर एपिलेप्सी का अटैक हो सकता है। These are termed as anti-convulsant और anti-epileptic drug, ठीक है। कन्वर्जन को रोकती हैं ये, एपिलेप्सी को कंट्रोल करती हैं, इसलिए इनको एंटी कन्वर्जेंट या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहते हैं, जो कि एपिलेप्सी के पेशेंट को डेली बेस पे लेना होती हैं। ये बहुत मिजरेबल पेशेंट्स होते हैं, बहुत इन पे रहम करने की और इनका ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात ये कि अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो ट्राई योर बेस्ट कि कभी भी उनके मुंह में उनकी आप लोग देखते हैं कि दांत जो हैं वो बहुत ज़ोर से बंद हो जाते हैं, ठीक है। सो कभी भी उनके मुंह खोलने के लिए कोई हार्ड चीज़ का इस्तेमाल ना करें, यानी चम्मच से ना खोलने की कोशिश करें, क्योंकि वो इतनी ज़ोर से बंद होते हैं कि हम थोड़ा सा भी खोलते हैं ना, तो अगर उनकी ज़ुबान उनके दांतों के नीचे आ गई तो वो कट जाएगी, वो इतने ज़ोर से बंद होते हैं, ठीक है। सो ट्राई योर बेस्ट कि इनको बड़े आराम से, बड़े प्यार से इन पेशेंट्स को डील किया जाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग। नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।